सेवार्थ संस्था निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जो कोशिका संरचना थी, कोशिका संरचना को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला देखा था अपन बाहरी आवरण के तहत, बाहरी आवरण में देखा था हमने जो प्लाज्मा भित्ति और कोशिका भित्ति। उसके बाद में देखा था हमने आंतरिक में कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग के अंग है, कोशिका के अंग है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बारे में मैंने इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? दोहरी झिल्ली वाला माइटोकॉन्ड्रिया, और एक प्लास्टिड के बारे में बताया था। दो है वो दोहरी झिल्ली वाले हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी जो एकल झिल्ली के वाले में कौन कौन से आ रहे थे? उसमें आ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और उसके बाद में लाइसोसोम, ये सी चीज़ें आ रही थी। उसके बाद में मैंने जो देखा था झिल्ली युक्त में एक तो सेंट्रोसोम और राइबोसोम। तो हम सबसे पहले वाले के बारे में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्रकर्णिका। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है? सूत्रकर्णिका। अगर इसकी बात करें तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम के तहत मैंने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। जैसा देखा जाए तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहता है? राइबोसोम क्या काम करवाता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद बात करें इसके अंदर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए? mDNA, मतलब मैसेंजर डीएनए होता है। उसके बाद बात करें इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। जो ये छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट बना रखे, ये कैसा है? ये द्रव्य है, लिक्विड टाइप का है। इसके अंदर जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किसके अंदर होती है? इसके अंदर। तो उसको क्या कहा जाता है? जो जल होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसके अंदर में ये छोटे छोटे पॉइंट में बना है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। उसके बाद में जो कोशिका के अंदर जो आंतरिक दीवार है, जो अंदर वाली दीवार है, उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है। और मैंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? दोहरी झिल्ली वाला। उसके बाद में हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है। कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वर्क की। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन द्वारा जब ऑक्सीजन हमारे अंदर एंट्री करता है, कौन लेके आता है? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन लेके आता है, उसके बाद में वो किसको ला के दे देता है? कोशिका में किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को ला के दे देता है तो यहाँ पे क्या है? एक साइकिल चलती है। यहाँ पे क्या होता है? एक साइकिल चलती है। ये क्या करती है? साइकिल चलती है। ये साइकिल जब रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं चक्र। उसका नाम है, उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। एक विद्वान थे, साइंटिस्ट, जिनका नाम था क्रेब्स। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रेब्स। जब ये रोटेट करता है, इसके अंदर सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है, तो ये निर्माण करता है एटीपी का। किसका निर्माण करता है? एटीपी का। जो हमको एनर्जी मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। जो चक्र रोटेट करता है उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। जब ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या होता है? जब श्वसन तंत्र द्वारा हम सांस लेते हैं तब हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसको लाकर ऑक्सीजन दे देता है। तो जब ये ऑक्सीजन क्या करवाता है? साइकिल चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, उसकी प्रोसेस होती है। उस साइकिल को क्या बोलते हैं? वो जो चक्र चलता है उसको क्रेब्स चक्र। एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए इसके नाम पर इसको बनाया गया। तो इसको क्या कहा गया? क्रेब्स चक्र। जब ये क्रेब्स चक्र 38 एटीपी बनाता है तब जाके क्या बनता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमको किसके रूप में मिलता है? एटीपी के रूप में। ठीक है। हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में सूत्रकर्णिका। इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम से इसको भी जानते हैं। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। इसकी खोज किसने करी? अल्टमैन ने। इसको बोलते हैं कोशिका की मुद्रा। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए क्या बोला जाता है? कोशिका की मुद्रा। ऊर्जा के बिना कोशिका एक्टिव नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। इसका अगर दूसरा नाम देखा जाए तो पावर ऑफ द हाउस। क्या कहा जाता है इसको? पावर ऑफ द हाउस। और एक और नाम देखा जाए तो इसको ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है।
और दूसरा नाम और देखा जाए तो इसको शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। मतलब ये सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसकी जो खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उसका, अल्टमैन ने। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो ये है ग्लूकोज का फार्मूला, क्या है, C6H12O6 किसके साथ में, O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जब ऑक्सीकरण करवाता है, ऑक्सीकरण करवाता है तो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP का निर्माण करता है। ठीक है, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी के तहत वर्क, ऑक्सीकरण करवा के वर्क करवाता है। जब जो क्रेब्स चक्र है उसी में सारा रिएक्शन ये होता है। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लिया। हमने जो दोहरी झिल्ली वाले में बात की थी पहले माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में बात की थी प्लास्टिड की। इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। क्या, किस में पाया जाता है, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रंग प्रदान करता है, किस में, पादप में। अगर बात करें तो जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है जो पादप में क्या काम करवाता है, ये हरित मतलब कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, ये क्या काम करवाता है, ये प्रकाश संश्लेषण, जब फोटोसिंथेसिस होती है तब उसमें ये हरित लवक कलर प्रदान करता है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करवाता है। कौन, हरित लवक, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें दूसरे की, ल्यूकोप्लास्ट की, जो दिन में तो इससे भोजन बन जाता है क्लोरोप्लास्ट से, प्रकाश संश्लेषण से, किंतु अगर रात में पेड़ पौधों को अगर भोजन की जरूरत पड़ती है तो उस भोजन का संग्रहण करके रखता है। ठीक है, अवर्णीय लवक होता है। उसके बाद में बात करें क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये या तो ना तो भोजन बनाता है ना भोजन का संग्रहण करता है। ये क्या करता है, ये क्या, वर्णी लवक है। वर्णी मतलब कलर, ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है। जैसे लाल कलर हो गया, ठीक है, उसके बाद में पीला कलर हो गया, ठीक है, उसके बाद में नारंगी हो गया। ये सारे कलर कौन प्रदान करवाता है, पेड़ पौधों में, क्रोमोप्लास्ट। हमने देख लिया, सबसे पहले देखा था प्लास्टिड के बारे में, इसको हिंदी में बोलते हैं लवक। ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। अगर बात करें इसकी तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरी मतलब क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। उसके बाद बात किया था हमने ल्यूकोप्लास्ट का, इसको बोलते हैं हिंदी में अवर्णी लवक। ये क्या काम करवाता है, भोजन का संग्रहण करवाता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी मतलब कलर, ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है। या ना तो भोजन संचित करता है, ना भोजन बनाता है, ना उसका संग्रहण करता है। क्या काम करता है, ये सिर्फ कलर प्रदान करता है पेड़ पौधों में। कौन, क्रोमोप्लास्ट। हम प्लास्टिड के बारे में बात कर लिए। ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली। हमने इससे पहले जो दोहरी झिल्ली वाले थे, दोहरी झिल्ली वाले कौन थे, एक तो प्लास्टिड था और एक माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर हम बात करते हैं जो एकल झिल्ली वाले हैं। ये कैसा है, एकल झिल्ली वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःपरिद्रव्य जालिका। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको ER। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या है, ये कोशिका के अंदर एक पिलर की भांति काम करते हैं। कोशिका होती है उसको पिचकने से बचाते हैं, पिलर कैसे घर को दबने से बचा लेते हैं, वैसे ही ये पिलर की भांति काम करते हैं। किसमें, कोशिका के अंदर। क्या है, ये एक पिलर के भांति काम करते हैं। जब कोशिका ऐसे दबने की कोशिश करेगी तो उसको बचा के रखते हैं, उसको खड़ा करके रखते हैं। तो ये एक माना जाए तो ये कोशिका के एक कंकाल तंत्र के भांति काम करता है, हड्डियों के कंकाल तंत्र की भांति काम करता है। क्या नाम है इसका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर इसके जो बाहर वाली परत देखा जाए, ये किसके अंदर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है, ये वाला संरचना है, ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली होती है। इसके अंदर देखा जाए तो हम जो खुरदुरी जगह है, जो मैंने बनाया रखा है, ये क्या है, खुरदुरी जगह है। ये खुरदुरी जगह है। ये कौन सा है, खुरदुरी जगहों पे क्या रहता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम चिपका रहता है। राइबोसोम क्या काम करवाता है, ये प्रोटीन
राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण। हमने बात की थी कि अगर प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? ईआर में, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। कौन सी जगहों पे पाया जाता है? ये खुरदुरी जगहों पे। कौन? राइबोसोम। अगर राइबोसोम क्या काम करवाता है? प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर उसी में आगे देखा जाए तो जो प्लेन जगह होती है, स्मूथ जगह, जो स्मूथ जगह होती है वहाँ पे क्या होता है? स्मूथ जगह पे वहाँ पे वसा का निर्माण होता है। तो जो अगर एआर में बात की जाए तो प्रोटीन और वसा का निर्माण करवाता है। ये प्रोटीन जब इसका रोटेशन होता है, जब ये टूटता है, टूट के ये क्या करता है? बाहरी तरफ जाकर चिपक जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। इसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो टूट के ये क्या करता है? बाहरी जगहों पे जाके चिपक जाता है। वहाँ से जो बॉडी क्या काम करवाता है? जो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, उसको क्या करता है? उसमें आवश्यक पैकेजिंग करता है और उसमें बदलाव करके उसको जो जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो जो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है उसको अंदर रखता है और बाकी को एग्जिट कर देता है। और गोल्जी बॉडी को अगर देखा जाए तो गोल्जी बॉडी का दूसरा काम क्या होता है कि अगर हम जो पार्ट हमारा बॉडी का जो पार्ट वर्क कर रहा है उसको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी का बैलेंस करता है, मतलब ऊर्जा को बैलेंस करता है। अगर हमारा हाथ ज़्यादा वर्क कर रहा है, हमको पैरों को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और हम खड़े और हमारा हाथ वर्क कर रहा है तो हमको हाथ को लाकर एनर्जी देगा। अगर हमारा मुंह चल रहा है और दूसरे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो एनर्जी किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? मुंह को। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह चल रहा है तो हमको मुंह को लाकर एनर्जी देगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम करवाता है? ऊर्जा का परिवहन करवाता है ये। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गोल्जी बॉडी से होती है। इसकी खोज की किसने? डी डुबे ने। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसके पास में एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है ये? संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। किसके द्वारा? जल अपघटक एंजाइम द्वारा। ये सिर्फ मानव में होता है, पादप में ये नहीं पाया जाता। अगर पादप में पाया जाए तो पादप को पूरे के पूरा नष्ट कर दे, इसलिए ये पादप में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? ये मनुष्य के अंदर। अगर उसकी बात की जाए तो ये क्या करता है? कोशिकीय पाचन, कोशिकाओं का पाचन करवाता है। कौन सी कोशिका? जो संक्रमित होती है उस कोशिकाओं का पाचन करता है। इसके अगर आगे बात की जाए तो क्या है? ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्या है? प्लीहा या तिल्ली में जाकर मर जाती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है सुसाइड बॉम्ब, मतलब आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हम आगे बात करते हैं किसकी? राइबोसोम की। ये कैसा है? झिल्ली रहित। हमने पहले दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली दोनों की संरचना देख ली थी। उसके बाद में देख रहे हैं अपन राइबोसोम जो झिल्ली रहित है। अगर राइबोसोम की बात करें तो ये क्या काम करवाता है? प्रोटीन का संश्लेषण। मैंने बात की थी जिसमें अपन ने ईआर पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो खुरदुरी जगह होती थी वहाँ पे क्या होता था? राइबोसोम। वो क्या काम करवाता है? प्रोटीन का संश्लेषण या फिर क्या काम करवाता है? प्रोटीन का निर्माण। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी। क्यों? प्रोटीन का निर्माण करवाता है इसलिए। अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है इसका रासायनिक संगठन। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? 80S और 70S। ठीक है, 80S जो बड़ा होता है वो कैसी कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकेरियोटिक्स कोशिका में पाया जाता है। अगर हम 70S वाले की बात करें वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं की बात करें तो जो 80S है वो किस किस में पाया जाता है? अन्य पादपों में पाया जाएगा या फिर जंतु में पाया जाता है या कवक में पाया जाता है। जंतु में क्या पाया जाता है? 18S जो बड़ा होता है वो किस में पाया जाता है? जंतु में, कवक में और अन्य पादपों में। अगर इसकी बात करें जो छोटा है 70S की बात करें तो ये किस में पाया जाएगा? जीवाणु। किस में? बैक्टीरिया में पाया जाएगा। अगर आगे बात करते हैं तो नीली, हरी,
हरीश शैवाल में पाया जाता है और माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। अब हमने बात कर ली राइबोसोम की। राइबोसोम क्या काम करवाता है? प्रोटीन का संश्लेषण या फिर प्रोटीन का निर्माण करवाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, दो प्रकार का राइबोसोम होता है, 80S और 70S 70S। अगर 80S की बात करी हमने, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह है इसके राइबोसोम के बाद में अपन देखते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं तारक कई की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये कैसा है? एक झिल्ली युक्त संरचना है। अगर इसके आगे बात करते हैं तो इसकी एक वैज्ञानिक जिसने खोज की थी उसका नाम है बोबरी। बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये क्या काम करता है? अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करवाता है। क्या काम करता है? अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उस टाइम ये गुणसूत्रों का विभाजन करवाता है। तारक का इसका काम क्या होता है सेंट्रोसोम का? जब अनुवांशिक पदार्थ अनुवांशिक कोशिकाओं का विभाजन होता है उस टाइम पे गुणसूत्रों का विभाजन करवाता है। अगर देखा जाए इसकी रासायनिक संगठन की, तो रासायनिक संगठन इसका है ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो ये लीवर में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये लीवर में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि लीवर में जो कोशिका का विभाजन होता है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बात करें, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ब्रेन में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिकाओं का विभाजन ना होने के कारण जब ब्रेन में कुछ चोट पहुंचती है या ब्रेन में लगता है तो उस टाइम रिकवर या रिपेयर जल्दी नहीं हो पाता है या फिर रिपेयर हो नहीं पाता है। इसके लिए इसलिए क्या देखते हैं हम कि जो कोशिका का विभाजन है वो ब्रेन में नहीं होता है। ठीक है, हमने तारक कई सेंट्रोसोम के बारे में बात कर ली। हम आगे देखते हैं वोक्यूल्स। वोक्यूल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको रसधानी। जो हमारे शरीर में जल का संग्रहण होता है वो कहाँ पे होता है? ये इसमें रसधानी में जल का संग्रहण होता है। हमारे शरीर में 65% कितना? 65% क्या होता है? जल होता है। इसका संग्रहण कहाँ पे होता है? इसका संग्रहण रसधानी में होता है। संग्रहण ये क्या जंतुओं में कैसा होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमको पानी की आवश्यकता कम होती है। और पादपों की बात करें, पादपों में कैसा होता है? ये पादपों में बड़ा होगा। क्यों? पादपों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने किसकी बात कर ली? रसधानी की। हमने कोशिका संरचना में देखा था दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली, उसके बाद में बाह्य आवरण, उसके बाद में हमने जो जिसके अंदर जो कोशिका संरचना में जो प्लाज्मा था, कोशिका द्रव्य के अंदर हमने देखा था केंद्रक। क्या देखा था? केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। हमने इससे पहले बात करी थी। ये क्या करता है? ये इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये कैसा होता है? दोहरी झिल्ली वाला होता है। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस कैसा होता है? दोहरी झिल्ली वाला। जो दोहरी झिल्ली के अंदर क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। हमने कोशिका में क्या देखा था? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसके अंदर होता है? केंद्रक द्रव्य के अंदर। उसी के अंदर एक पाया जाता है, हमने कोशिका संरचना में न्यूक्लियस देखा था केंद्रक द्रव्य के अंदर, और इसके अंदर पाया जाता है केंद्रिका। इसके अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रिका, जिसमें क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका के अंदर क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है, जिसमें अगर देखा जाए जो 80% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रिका के अंदर। केंद्रिका के अंदर क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है और इसके अंदर 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन पदार्थ होता है। कैसी संरचना होती है उसकी? धागेनुमा संरचना होती है, जो किसकी बनी होती है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। जो धागेनुमा संरचना क्रोमैटिन होती है वो किसकी बनी होती है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की। जो डीएनए होता है वो क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थ जो मूल प्रति प्रोवाइड करवाता है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन
प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब लेमिनेशन के तरह कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है और ये उसका फोटोकॉपी या लेमिनेशन टाइप का होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन उसमें सहायक करता है। अगर केंद्रक की बात की जाए तो ये कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, मतलब एक ठेकेदार की भांति काम करता है ये, कि जो वर्कर लेबर है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करता है, उनको सबको बैलेंस करता है, सभी को बोलता है कि अपने अपने काम अच्छी तरह से करो, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको सिखाता है या फिर उसको हटा देता है। तो ये क्या काम करवाता है, कोशिकाओं का कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने केंद्रक के बारे में देख लिया। आगे बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोशिका देखी थी। कोशिका के अंदर क्या देखा था हमने, केंद्रक, न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र हमने कहाँ पे देखा था, जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अगर गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। कहाँ पे उपस्थित होता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है। जो जीन होता है, जीन यहाँ पे एक छोटे छोटे बिंदु के समान पाया जाता है। गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। इसके अंदर अगर जो क्रोमोसोम है उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और जीन पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो कितना है, टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 46 होती है। अगर मेल की बात करें, मेल में कितना होता है, 44 + 2। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में है 2 क्यों है, हमें जोड़े से ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सारे जो अंग है वो जोड़े से ही है। 2 हाथ है, 2 पाँव है, उसके बाद में 2 आंखें हैं, तो ये कैसे है, जोड़े से ही है। तो इसलिए हम 44 + 2 जोड़े से ही लिखते हैं। अगर इसके गुणसूत्र की बात करें तो इसमें कौन से हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में कितने होते हैं, इसमें भी 44 + 2 होते हैं। इसके गुणसूत्र की अगर बात करें, इसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों का लड़की होगा या लड़का होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण अगर किया जाए तो कौन करता है, मेल करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई ये हमेशा बदलते रहते हैं, किंतु जो फीमेल में होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक्स होते हैं। इसलिए जो भी लड़का या लड़की का निर्धारण फीमेल नहीं करती है, कौन करता है, ये मेल करते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना।